बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द समरी ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस एज वेल एज इसके टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस एक्चुअली किसको सिंबलाइज करता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये किस तरह ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहलाता है, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं इस नावल के वो खुद जोसेफ कॉर्डनर ने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें थीम्स किस तरह कौन से पाए जाते हैं, इसके कॉलोनियलिज्म के इसमें कौन से इफ़ेक्ट और इवेंट्स नज़र आते हैं, इसमें इम्पीरियलिज्म कहाँ शो हो रहा है, और क्रिटिकल जो एनालिसिस है वो आज हम इस स्टोरी का हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि एक नोवेला है उसका डिस्कस करने वाले हैं। ये नोवेला इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये नावल की फॉर्म जो होती है बहुत लेंथी होती है। जो नावल से छोटी फॉर्म होती है वो नोवेला कहलाती है, इसलिए इसको नावल नहीं कहा जा सकता, नोवेला है, क्योंकि ये नावल की लेंथ पे पूरा नहीं उतरता, इस वजह से इसको नोवेला कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये जो आर्टिकल है, ये जो कंटेंट है इसका, ये डील करता है हार्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में। हार्ट ऑफ डार्कनेस क्या है? एक स्याह का दिल, ठीक है, एक डार्कनेस का दिल। अब यहाँ पे डार्कनेस जो है ये बहुत सी चीज़ों को सिंबलाइज करती है। डार्कनेस जो है ये वाइट मैन को भी सिंबलाइज करती है, किस तरह उसके दिल को सिंबलाइज करती है कि बेशक वो खुद वाइट है लेकिन उसका दिल जो है वो स्याह है, और किस तरह उसके स्याह दिल ने, उस वाइट मैन के स्याह दिल ने पूरे जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको नुकसान पहुंचाया हुआ है, ठीक है। जितनी भी एशियन सोसाइटी है, एशियन को ना ये अदर्स में रखते हैं, ठीक है, ईस्टर्न्स को अदर्स में रखते हैं, और किस तरह वेस्टर्न्स ने ईस्टर्न की ज़िंदगियों को तबाह किया हुआ है उनकी डार्कनेस की वजह से, क्योंकि उनका दिल जो है वो स्याह है। और अनदर साइड अगर देखें तो ये ब्लैक मैन को भी सिंबलाइज करता है कि किस तरह ब्लैक मैन सिंबलाइज हुआ है, ब्लैक मैन का दिल किस तरह जकड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, उसके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई जॉब नहीं है, उसको एनिमल कैटेगरी में रखा गया है, अदर की कैटेगरी में रखा गया है। फिर उसके बाद उसको किस तरह कुछ भी नहीं समझा जाता, उसको बारबेरिकल जो है सिचुएशंस में कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। उसको ह्यूमन कैटेगरी में तो वो ब्लैक मैन आता ही नहीं है। तो उनका दिल किस तरह इन तमाम सिचुएशन से डील कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, ये दोनों को सिंबलाइज करती है। जो डार्कनेस है, जो स्याह का दिल है, ये दोनों चीज़ों को सिंबलाइज करता है, वाइट को भी और ब्लैक को भी, ठीक है। ब्लैक की सिचुएशन भी बताता है और वाइट की सिचुएशन भी बताता है कि ब्लैक किस तरह जो है कॉलोनाइज़र किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, और जो कॉलोनाइज्ड बंदे हैं, जो अफ्रीकन्स हैं या जो ब्लैक मैन है, वो किस तरह जकड़ा हुआ है पाबंदियों में, ठीक है। उसको एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है, उनको उसके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है। ये जो है ना रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर कंट्रास्ट कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये थिंग्स फॉल अपार्ट, ये अगर आपने पढ़ा हो तो मेरे चैनल पे इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो ये उसका कंट्रास्ट है। इस हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो ब्लैक मैन है उसको बारबेरिकल दिखाया गया है, ठीक है। किस तरह के वो मैनरलेस हैं, वो अनसिविलाइज्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो फेमिनिन हैं, उनके पास मेस्कुलिटी पावर नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास जो है वो क्या है कि जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं है ना खाने का ना पीने का, ना उनके पास अपनी लैंग्वेज है, ना कल्चर है, ना ट्रेडिशन है, ना लिटरेचर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। इवन कि उनके पास अपने प्रोवर्ब्स भी नहीं है, उनके नॉर्म्स ही नहीं है, उनके रेगुलेशंस ही नहीं है, उनके कल्चर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है। अब एक अगर आप कहें एक कौम पहचानी जाती है वो अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपने लिटरेचर की वजह से, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस की वजह से, अपने रहन सहन की वजह से, अपने खुराक की वजह से, ठीक है।
इस सिचुएशन से पहचानी जाती है। ठीक है, एक कौम, हम देखते हैं पंजाबियों को, तो पंजाबी कहाँ से पहचाने जाते हैं? आपने देखा होगा उनके कपड़ों से, उनकी बनावट से, उनके बोलने के स्टाइल से। सिंधियों को किस तरह पहचाने जाते हैं? एक गोरा और काला, इन दोनों में डिफरेंस, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिफरेंस किस तरह है? उनकी लैंग्वेज की वजह से। हर इंसान की लैंग्वेज जो है अलग है, जो कि उसकी अपनी पहचान है, उसका कल्चर अलग है, उसका ट्रेडिशन अलग है। इस वजह से वो इंसान पहचाना जाता है। तो इन्होंने कहा कि इनके पास, ब्लैक मैन के पास कोई पहचान है ही नहीं, ना इनके नॉर्म, ना ट्रेडिशन, ना कल्चर, ना लिटरेचर, ना लैंग्वेज। ठीक है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, ये एनिमल कैटेगरी में है, क्योंकि ये इनके पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। इवन कि यहाँ पे अगर आप देखें, मान लो जब एक ब्लैक को एक अफ्रीकन को बिस्किट देता है ना, तो वो बताता है कि उसको बिस्किट पकड़ना ही नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं है ये है क्या चीज़, उसको पता ही नहीं इसको खाना किस तरह है। इस तरह की सिचुएशन बताई गई है कि इस तरह वो, इनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो अनसिविलाइज्ड बंदे हैं। और वाइट मैन मॉडर्न मैन है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास मनी है, उसके पास फेम है, पर्सनालिटी है, हर चीज़, लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन, एजुकेशन, रिलीजन, उसके पास उसका अपना जो है पॉलिटिक्स है, उसके पास पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास रिलीजन है। हर तरह के लेवल्स, हर तरह के स्फीयर्स पाए जाते हैं। लेकिन वाइट मैन, ब्लैक मैन जो है, वो इन तमाम चीज़ों से महरूम है। इस वजह से वो ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आता, वो एनिमल कैटेगरी में आता है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट में बताया जाता है कि ब्लैक मैन के पास सब कुछ था। इवन कि उनके पास अपनी गेम्स थी, इवन कि उनके पास अपने प्रोवर्ब्स कहते हैं, जो कहावतें होती हैं ना, उनको प्रोवर्ब्स कहा जाता है। तो कहते हैं कि उनके पास प्रोवर्ब्स भी थे, उनके पास गेम्स थी, उनके पास लैंग्वेज थी, ट्रेडिशन था, उनके पास जॉब्स भी थी, सिविलाइजेशन भी थी। यानी कि उनकी दिखाया गया है कि वहाँ पे उसकी बीवी है, थिंग्स फॉल अपार्ट के मेन कैरेक्टर की बीवी जो है वो बाल कटवाने के लिए जाती है। यानी कि वहाँ पे पार्लर्स की तरह की सिचुएशंस भी थी, हर चीज़ में पाई जाती थी उनके पास। लेकिन वाइट मैन ने इस आड़ में कि हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, उनसे सब कुछ छीन लिया। ठीक है, यही तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस का निचोड़ क्या है। ये हमने आपको इस एक्सप्लेनेशन में, जो मैं अभी एक्सप्लेन किया है, इसमें बता दिया है। कॉलोनाइजेशन यहाँ पे किस तरह शो हो रही है, कि कॉलोनाइजेशन एक्चुअली टर्म क्या है। इसकी अगर डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूँगी, और इम्पीरियलिज्म का भी लिंक डाल दूँगी। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? एक इंसान जब दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मतलब अपनी जगह से उठ के किसी दूसरी जगह पे जब जाता है, तो वहाँ लोगों पे जाके हुक्मरानी करता है। वहाँ के लोगों को कहता है कि आप मॉडर्न नहीं हैं, आप अनसिविलाइज हैं। हम आपको मॉडर्निज्म से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम आपको सिविलाइज करेंगे। वहाँ पे जाके अपनी हुकूमत चलाने लग जाता है, अपनी कॉलोनीज़ बना लेता है। तो जब कॉलोनीज़ बनाने के बाद उन लोगों पे राज करता है, हुकूमत करता है, तो वो कॉलोनाइजेशन कहलाता है, उनको जब अपने अंडर कर लेता है। वाइट मैन ने भी इसी तरह किया। वाइट मैन आया हमारे ईस्टर्न सोसाइटी में, ठीक है, वेस्टर्न मैन ईस्टर्न सोसाइटी में आया। आके उसने कहा कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास फेमिनिज़म है, आपके पास मस्कुलिनिटी पावर नहीं है, आप अनसिविलाइज्ड हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास लैंग्वेज नहीं है, लिटरेचर नहीं है, आप इलिटरेट बंदे हैं। ठीक है, आप रोमांटिसिज्म पे बिलीव रखते हैं, ठीक, आपके पास मॉडर्निज्म नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको सिविलाइज करेंगे, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे पास इल्म है हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शराइत हैं। आपको हमें कुछ ज़मीनें देनी होंगी यहाँ पे रहने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोर्ट्स बनाने के लिए, पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, ताकि हम भी आपको अपने इल्म से आगाह कर सकें। और जब ब्लैक मैन सब मान जाता है, इवन इसका मतलब ये है कि ब्लैक मैन उसके अंडर आ गया है। अब हर जगह स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, चर्चेस, या अगर आप देख लें वहाँ पे कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, ठीक है, तमाम चीज़ें कौन बना रहा है? वाइट मैन।
वो कॉलोनीज वाइट मैन की हैं। अब वहाँ पे हुकूमत वाइट मैन कर रहा है, तमाम चीज़ें किसके अंडर आ गई? वाइट मैन पे। और वहाँ पे रहने वाले लोग जिनका उन पे सही हक था वो अब उनके अंडर काम करने लगे, यानी कि अब वाइट मैन ब्लैक मैन पे हुकूमत वेस्टर्न सोसाइटी ईस्टर्न सोसाइटी पे हुकूमत करने लगी। तो ये होता है कॉलोनाइजेशन, जब एक इंसान दूसरे इंसान पे हुकूमत करता है, सब्जुगेट कर लेता है, वहाँ पे आप पे डोमिनेंसी शो करवाता है, तो वो कॉलोनाइजेशन। इंपीरियलिज्म क्या होता है? आपको फिज़िकली आज़ाद कर दिया जाता है, जैसे हम लोग आज़ाद हो गए हैं, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट आज़ाद हो गए बरतानिया से, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी, हम कॉलोनाइजेशन थी, वो ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी हम उनके अंडर कंट्रोल हैं। किस तरह? उन्होंने अपने हमारे जहनों को चकरा हुआ है, हमारे जहनों के थ्रू वो तमाम हमें कॉलोनाइज किया हुआ है उन्होंने। जब हमें एक ऐसी टेक्निक जो कि रिमोट कंट्रोल टेक्निक होती है, जो एक जगह पे बंदा बैठा हुआ पूरे सिस्टम को एक रिमोट के ज़रिए कंट्रोल कर रहा होता है, वो इंपीरियलिज्म कहलाता है। इसी तरह वो अपने जगह पे बैठे हुए हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में बैठे हुए वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू द माइंड, ठीक है, रोबोटिक टेक्निक, यानी कि वो हमें रोबोट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंपीरियलिज्म होता है। यानी कि अगर अगर आप देखें, वो यहाँ जब बरसगीर से बरतानिया की हुकूमत जा रही थी, तो वो ये कह के गई थी कि आप लोग जिस्मानी तौर पे आज़ाद हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए ज़हनी कॉलोनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसके बाद क्या हुआ था? लोगों ने चम्मच और कांटे से, फोक एंड नाइफ यूज़ करना, स्पून यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो ये किसकी ट्रेडिशंस थी? वेस्टर्न्स की। लोगों ने ग्लास के, जो शीशे के ग्लास होते हैं, उन्होंने उसमें पीना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। ये किसकी ऐजाद थी? वाइट मैन की। लोगों ने जो है कच्चे मकानों से पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, महल बनाने शुरू कर दिए। किसकी ऐजाद थी? वाइट मैन की। लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया। किसकी ऐजाद थी? वाइट। इवन के हर चीज़, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन अंडर कंट्रोल टू द वेस्टर्न सोसाइटी, ठीक है। तमाम चीज़ें हो गई थी कंट्रोल उनके। यही बात वो कह के जा रहे थे कि हम लोग आपको जिस्मानी तौर पे आज़ाद कर रहे हैं, फिज़िकली आप फ्री हैं, लेकिन मेंटली आप हमारे अंडर कंट्रोल हैं। तो ये क्या हो गया? अब वहाँ पे बैठे हुए वो एड्स चला रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उसको, तो उनकी सारी चीज़ें किसको बेनिफिट जा रहा है? वेस्टर्न सोसाइटी को। अभी केबल, लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई, ईच एंड एवरीथिंग, इवन KFC जो है, मैकडोनल्ड, अब ये तमाम चीज़ें किसकी है? वेस्टर्न सोसाइटी के ईजाद है। अब यहाँ पे हम खा रहे हैं, हम उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको प्रमोट करते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम दूसरों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं, तो वो भी जब आगे प्रमोट करते हैं, उनका प्रमोशन होता है, तो किसको फ़ायदा होता है? वेस्टर्न सोसाइटी को। तो ये होती है कॉलोनाइजेशन, मेंटली कॉलोनाइजेशन। इनको, इस टर्म को इंपीरियलिज्म का नाम दिया गया है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस समरी के बारे में बात करते हैं। तो जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, ये 1899 में नॉवल लिखा गया, ठीक है, नोवेला लिखा गया। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर ही एक स्टोरी बताई जाती है, ठीक है। ये एक हार्ट ऑफ डार्कनेस जो समरी है, वो एक स्टोरी से, जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स से, जो कि थेम्स रिवर में जो है कश्ती उनकी चल रही है। थेम्स रिवर जो है, यहाँ पे हवाला दिया गया है मॉडर्न, अगर आप देखें, अगर वेस्टलैंड अगर आपने पढ़ी हो, तो वहाँ पे थेम्स रिवर क्या थी? थेम्स रिवर पहले ज़माने में एक पाकीज़ा पियस रिवर कहलाती थी, ठीक है, जिसमें क्या था, लोग मन्नतें मांगने आते थे, उस वहाँ पे कुछ पहले ज़माने में गॉडेस आया करती थी, ठीक है, कुछ ऐसी परियां आया करती थी वहाँ पे, बहुत नेक खातून आया करती थी वहाँ पे, अच्छी चीज़ें होती थी, मुकद्दस उसको कहा गया है उस रिवर को, ठीक है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो गया? अब वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स आने लगी, वहाँ पे नाइट पार्टीज़ होने लगी, वहाँ पे अब
पहले मन्नतों वाली रस्में पड़ी हुई थी, ठीक है, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन अब क्या है वहाँ पे अब जो है सिल्क के रुमाल फेंके हुए हैं, सिगरेट्स फेंकी हुई हैं, सैंडविच के रैपर्स फेंके हुए हैं। यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में वल्गैरिटी आ गई है। मॉडर्न सोसाइटी में अब क्या हो गया है कि लोग जो हैं वो सिविलाइज हो रहे हैं, और फिर लोग पोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे उन्होंने एयर को पोल्यूट कर दिया, थेम्स रिवर के साइड पे ही अगर आप देखें तो गैस की बिल्डिंग थी, इट्स मीन कि उन्होंने एयर को पोल्यूट कर दिया। फिर वहाँ पे अगर आप देखें तो साइड पे रोड बन चुका था, वेस्टलैंड में रोड बन गया, वहाँ पे व्हील्स जा रहे थे, इवन के उन्होंने नॉइज़ पोल्यूशन भी डाल दी। अब रिवर भी गंदी हो चुकी थी सैंडविच पेपर्स के साथ, सिगरेट्स के साथ, रैपर्स के साथ, टिश्यूज़ के साथ, सिल्क के जो है जो रुमाल होते हैं उनके साथ। तो क्या हो गया, उन्होंने हर चीज़ को पोल्यूट कर दिया, मॉडर्निज्म ने हर चीज़ को पोल्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब यह दिखाया गया है कि एक शिप है जो कि थेम्स रिवर में जा रही है, जहाँ पे ग्रुप है कुछ पैसेंजर्स का। उसी ग्रुप में हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं मार्लो, चार्ली मार्लो, वो भी उस बोट में है। वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे कि अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, डायरेक्टर है कंपनी के, कैप्टन हैं, और वहाँ पे एक और बंदा है मार्लो, जो कि कोई काम नहीं करता, उसका कोई बेसिक काम नहीं है। लेकिन वो अननेम्ड कैरेक्टर पहले बताया गया है कि एक अननेम्ड बंदा है जिसके जो भी मतलब उस बोट में सफ़र कर रहा है, वो भी एक गेस्ट है। लेकिन वो इन तमाम लोगों की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि उसके पास कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं होता। इस वजह से उसको अननेम्ड गेस्ट कहा गया है। अननेम्ड प्रोफेशन तो है ही नहीं उसका, ठीक है। अब जो चार्ली मार्लो है वही नरेटर है इस स्टोरी का। अब यहाँ पे वो अपने कॉन्गो एक रिवर पे उसने सफ़र किया हुआ था, तो उसके बारे में बताता है, ठीक है। उसमें उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। वो बताता है कि अफ्रीका में एक रिवर थी जिसका नाम कॉन्गो था, तो मैंने वहाँ पे सफ़र किया और उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। लेकिन कोई भी वहाँ पे दिलचस्पी नहीं लेता, ठीक है। क्यों क्यों दिलचस्पी नहीं लेते? क्योंकि वो कहते थे इसका तो कोई प्रोफेशन नहीं है, ये तो एमी सा बंदा है, मतलब इसके पास कोई जॉब ही नहीं है, शायद जॉबलेस हो, शायद करेक्टरलेस हो। यानी कि पहचान वहाँ पे सिर्फ इंसानों की उनके ओहदों की वजह से होती थी। कोई कैप्टन था, कोई अकाउंटेंट था, कोई डायरेक्टर था, ठीक है, कोई लॉयर था, कोई डॉक्टर था। इसके पास कुछ नहीं था, इस वजह से लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी कैटेगरी बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन ये अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखता है। ये बताता है कि ये एक सेलर है, इसको ट्रैवल का बहुत शौक़ है, एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक़ है। ये मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। इसके बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं मुख्तलिफ़ जगहों के। अब यहाँ पे स्टोरी बताता है कि मैं कॉन्गो रिवर में सफ़र कर रहा था, वहाँ पे मैंने एक इंसान का नाम सुना। एक स्टेशन पे कर्ट्स एक इंसान, ठीक है, जो कि मैंने सुना था कि वो पागल है, लेकिन लोग उसको गॉड की तरह मानते थे, ठीक है, उसको अपना गॉड समझते थे। हालांकि वो पागल भी लोग उसको कहते थे, लेकिन फिर भी उसकी ऐसे रिस्पेक्ट करते थे, उसकी ऐसे पूजा करते थे जैसे उसको वो उनका गॉड हो। वो कहता है ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑन द रिवर कॉन्गो इन अफ्रीका ही मीट्स कर्ट्स who is an idealistic man of nice skills. Marlowe take employment as a riverboat captain with the Belgium company. वहाँ पे इसको रिवर बोट कैप्टन क्यों बनाया गया? क्योंकि वहाँ की बेल्जियन जो कंपनी थी, उनका रिवर बोट जो कैप्टन था वो की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो मर गया था, और इसकी रिप्लेसमेंट किसको कर दिया गया? रिप्लेस में इसको मार्लो को वहाँ पे कैप्टन बना दिया गया। एज ही ट्रेवल टू कॉन्टिनेंट मार्लो एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड ब्रूटलिटी एंड इनएबिलिटी विद इन द कंपनी स्टेशंस। जब वो वहाँ पे सफ़र करता है तो वो उसको ब्रूटलिटी फेस करता है, मतलब ब्रूटलिटी जो है वो फील करता है।
वो मुख्तलिफ स्टेशंस पे जाता है, वहाँ पे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि वो कहता है देखता है कि वहाँ पे किस तरह ब्रूटलिटी है, वहाँ पे किस तरह मैन दूसरे मैन को ट्रीट कर रहा है, ठीक है, अपने आप को हर कोई बालातर समझ रहा है. द नेटिव inhabitant of the rain are forced into company service and that they suffer a lot from overwork and bad behavior to company agent. और अपनी कंपनी के तमाम एजेंट्स, उसकी कंपनी वाइट मैन की कंपनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी के लोगों से, एजेंट से बहुत तंग आ गया था, क्योंकि वो ब्रूटलिटी शो करवा रहे थे. वो जो अफ्रीका के बंदे थे, अफ्रीका के लोग थे, उनको एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे थे, और वहाँ पे वो आइवरी कलेक्ट कर रहे थे. वो अब वहाँ पे एक बात बताता है, कहते इस तरह आइवरी 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 हो रही थी कि हर जगह आइवरी का लफ्ज़ फैल चुका था, हवा में, शोरों में, सांसों में, हर जहाँ जब इंसान सांस भी लेता था, आहें भरता था, तब भी आइवरी का लफ्ज़ सुनाई देता था. इस कदर लोग, वाइट मैन आइवरी के पीछे पागल हो गया था. और वो कहाँ से मिली थी? अफ्रीका के जंगलों में. आइवरी होते हाथी दांत, ठीक है, वो हाथी दांत कलेक्ट करते थे, वो बहुत महंगे होते थे, इस वजह से उन्होंने अफ्रीका को चूज़ किया. वहाँ पे आइवरी कसीर तादाद में मौजूद थी. द बारबेरिज्म एंड फिल्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे, आर वेरी डिसहार्टिंग फॉर हिम. टू मार्लो एक्चुअली. Marlowe arrives at the central station, whose manager is noxious and biased character. He finds that his steamer is a slump and spend many months to get a repair. वहाँ पे उनकी बोट ख़राब हो गई थी और उनको बहुत महीने लग रहे थे उसको ठीक करते हुए. द मैनेजर एंड हिज फेवरेट ब्रिक मेकर यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कभी भी जो है ईंटें नहीं बनाई, लेकिन इसका नाम जो है वो ब्रिक मेकर है. assume Kurtz as a threat to their position. अब वहाँ का जो मैनेजर था एंड हिज फेवरेट ब्रेक मेकर, वो एज्यूम करते हैं कि कर्ट्स जो है ना, वो एक पागल इंसान है जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है, उनकी पोजीशंस के लिए. कर्ट्स इज़ अनवेल विच इज़ क्रिएटिंग द डिले इन रिपेयरिंग द शिप एंड मेकिंग इट कॉस्टली. अब कर्ट्स जो है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी शिप जो है वो सही नहीं हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली उनको पड़ रही थी. वो बहुत पैसे मांग रहा था उसको ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए. मार्लो इवेंचुअली गेट्स द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द शिप, ठीक है. ही रिपेयर द शिप एंड अलॉन्ग विद द मैनेजर, एजेंट एंड फ्यू क्रू ऑफ कैनिबल स्टार्ट्स हिज troublesome journey on the river. The dense jungle and the cruel silence make everyone on board little sleepy. The occasional glimpse of the native village or the sound of the drum is turning the people on board into maniac. जब ये सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचते हैं ना, तब क्या होता है, पहले स्टेशन पे तो आपको पता चल गया है पहले स्टेशन पे इनके साथ क्या हुआ था, ठीक है. अब सेंट्रल स्टेशन पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनकी शिप जो है वो ख़राब हो जाती है. इनको कर्ट्स के बारे में पता चलता है, वहाँ पे भी कहते हैं कि कर्ट्स जो है वो बहुत पैसे मांग रहा है, तो ये शिप जो है वो सही नहीं हो सकती, क्योंकि कर्ट्स जो है वो भी बीमार है, तो वो भी शिप सही नहीं कर सकता. अब क्या मार्लो जो है वो उसके पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं शिप के, वो उसको अपने दूसरे कलीग्स के साथ मिलके, मैनेजर्स के साथ मिलके और कुछ अफ्रीका के जो लोग थे उनके साथ मिलके उसको ठीक करता है और वो जंगल की तरफ अपना जो है सफ़र शुरू कर देते हैं. अब जैसे वो जंगल के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो जंगल की जो खामोशी होती है ना, वो बहुत ट्रूल साइलेंस होती है, जो कि बहुत क्रीपी फील देती है उन तमाम बोट पे बैठे हुए लोगों को, ठीक है. और जैसे वो एक गाँव नुमा एरिया पे दाखिल हो रहे होते हैं, वहाँ पे इनको ड्रम्स की आवाज़ सुनाई देती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की आवाज़ सुनाई देते हैं जो कि अपनी जंगली आवाज़ में चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है. अब मार्लो जो इसका क्रू था वो एक हट पे पहुँचता है, ठीक है. वहाँ पे किस लिए, विद स्टैक्ड वुड फॉर फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के लिए पहुँचता है. विद द नोट दैट वुड इज़ फॉर दैम, एक उनके पास नोट होता है, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है कि तमाम जो लकड़ियाँ हैं ना वो उनके लिए हैं, उनको लकड़ियाँ दे के वो उनसे फ्यूल हासिल करना चाहते हैं. हाउएवर इट आल्सो से दैट दे शुड अप्रोच कॉशियसली, ठीक है. शॉर्टली वंस द स्ट्रीमर हैज़ टेकन ऑन द वुड दे आर सराउंडेड बाय अ डेंस फोग. अब फिर क्या हुआ,
उनके पास जब नोट दिया गया उस हट के जो है बुज़ुर्ग को, तो उसमें लिखा हुआ था कि तमाम लकड़ियाँ आप लोगों के लिए, आप हमें सिर्फ फ्यूल दे दें। तो अब जब नोट पढ़ने के बाद वो तमाम लोग जो है वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। वे जस्ट लाइक अ फोक, वंस द फोक क्लियर एन अनसीन बैंड ऑफ नेटिव अटैक द शिप। वो इस तरह इकट्ठे हो गए थे जैसे धुंध इकट्ठी हो गई हो उनके इर्द गिर्द। और जब वो लोग तमाम लोग साइड पे हटे तब उन्होंने देखा कि बाकी जो नेटिव्स थे, उस विलेज के रहने वाले लोग थे, उन्होंने शिप पे अटैक कर दिया है। दे आर थ्रोइंग फायर एरोज फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल की गहराइयों में से वो एक जो आग वाले तीर थे ना, वो उस शिप पे फेंक रहे थे। द अफ्रीकन सी फायर इज किल्ड बिफोर मार्लो फ्राइटन द नेटिव अवे विद द शिप्स विसल। शॉर्टली आफ्टर Marlowe and his companion reached Kurt's inner station, he assured them that everything is okay and informed them that he is one who left the wood in the hut for them. अब कर्ट जो था वो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उसके थ्रू सिचुएशन दिखाई जाती है पूरे यूरोप की। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, पहले तो उनके जो है शिप को जला देते हैं, लेकिन जैसे वो इनर स्टेशन पे पहुंचते हैं वहाँ पे कुछ जो लोग हैं मार्लो के साथ वाले, वो उसके पास जाते हैं, कर्ट्स को बताते हैं, कर्ट्स के साथ वो उनको उसको यकीन दिलाते हैं कि तमाम चीज़ें ठीक है, हम यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आए। ठीक है, हम तो आपके लिए लकड़ियाँ लेके आए हैं जो कि हमने हट में रख दी हैं। जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं ना, तो वो उस हट में लकड़ियाँ तो रख देते हैं, लेकिन फ्यूल उनको नहीं देते। और जो विलेज वाले होते हैं और नेटिव अटैक कर देते हैं उल्टा उनकी शिप पे। तो कर्ट्स को, जो कि उनका गॉड लाइक कैरेक्टर था, उसको यकीन दिलाते हैं कि हम आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमने तो आपकी लकड़ियाँ भी उसके हट में रख दी हैं। ठीक, फिर वहाँ पे क्या होता है, द रशियन ट्रेडर क्लेम्स दैट कर्ट्स हैज़ एनलार्ज्ड हिज माइंड एंड हिज पावर ऑफ जजमेंट इज इंक्रीज्ड। Apparently, Kurtz has established himself as a god with the native and has gone on brutal raid to nearby territory in search of ivory. अब जो कर्ट है वो एक वाइट मैन है जो बहुत ताकतवर है और वो रूल करता है नेटिव्स पे, विलेज के रहने वाले अफ्रीका के लोगों पे। लोग उसको गॉड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, उसके पास मनी है, उसके पास वाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके पास वाइट फीचर्स हैं। ठीक है, उसके पास ब्यूटी है, इस वजह से लोग उसे गॉड समझते हैं, उसके पास पावर है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे वो लोगों पे हुकूमत करता है कर्ट्स, और ब्रूटैलिटी फैलाई हुई है उसने, और लोग उसको आराम से उसकी बात, जो वो कहता है वो बात उसकी सुनते हैं। यहाँ पे हमें कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइजेशन यहाँ पे शो हो रही है, किस तरह कर्ट्स कॉलोनाइज़र है और बाकी नेटिव कॉलोनाइज्ड हैं। कर्ट्स उन पे जो कॉलोनाइजर्स हैं ना, कॉलोनाइज्ड लोग हैं ना, वो कॉलोनाइजर्स को गॉड समझते हैं। क्यों गॉड समझते हैं? उसके पास पावर है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास मनी है, उसके पास फेम है, पर्सनालिटी है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ईच एंड एवरीथिंग, ब्यूटी है, सुपीरियर अपने आप को समझता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वाइट कलर है और वो स्याफाम लोग हैं, इस वजह से वो अगली फेसेस कहलाते हैं। इस वजह से वो अपने आप को नेटिव्स और कर्ट्स को गॉड समझते हैं। अब हमें पता चलता है जो कर्ट्स है ना, ये भी यहाँ पे सिर्फ आइवरी की सर्च में आया हुआ है, ये भी हाथी दांत कलेक्ट करने आया है। द pilgrims bring curds out of the station house on a stretcher and large number of native warrior pour up out of the forest and surrounded him. अब क्या है, कर्ड बीमार है। ठीक है, अब कर्ड बीमार होने की वजह से एक स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है और उसको इनर स्टेशन हाउस में लाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेचर पे, और बहुत ज़्यादा जो नेटिव्स होते हैं ना, उसके जो जंगजू होते हैं अफ्रीका के, ब्लैक जंगजू जो कि उसको गॉड मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसकी इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इतने मासूम हैं वो
कि वो उनको खा रहा है, उनको पता भी नहीं है वो उसको खा रहा है, उनकी आइवरी कलेक्ट कर रहा है, उसको गॉड समझते हैं और उसको उसी को प्रोटेक्ट करते हैं। जो उनको मारने वाला है, उनको कॉलोनाइजेशन वहाँ पे और सब्जुगेशन शो करवाने वाला है, डोमिनेंसी शो करवाना, जो उनको उनको ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, उसी को वो प्रोटेक्ट करे। इस कदर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या शो करवा रहे हैं उसको, एक तो पेसिमिज़म का थीम नज़र आ रहा है, ठीक है, वो पेसिमिस्ट क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे, मायूसी भी नज़र आ रही है कि उनको पता ही नहीं है कि वो कुछ हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंड करते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको कॉलोनाइज्ड लोग जो हैं उनकी मासूमियत शो करवाई जा रही है। द मैनेजर break Kurtz, who is not well on the steamer, a pretty native girl, apparently Kurt's mistress। अब यहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस को शो करवाया जाता है जो कि ब्लैक ही होती है। Seems on the shore and stare out at the ship. The Russian told Marlowe that Kurtz had ordered to attack on the steamer so that he can carry on his plans। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अब जब उसकी वाइफ आती है ना तो वो बताती है उनको कि जो आपकी शिप पे हमला हुआ है ना, ये रशियन टोल्ड मार्लो डैट, रशियन जो हैं सॉरी वो बताते हैं कि कर्ट्स ने ही ऑर्डर दिया था कि वो उस शिप पे अटैक कर दिया जाए ताकि जो प्लान्स हैं ना उनके वो भी समझ सके और जो उसके पास आइवरी उसने जमा की हुई है वो भी उस पर जो है वो रख के वो भी उसको लेके जा सके, और जो उसके प्लान्स थे कार्ड्स के उसको भी वो कैरी ऑन कर सके, ठीक है। क्या प्लान्स थे, आइवरी को कलेक्ट करना, इस वजह से वो भी आइवरी कलेक्ट करने आए थे और कर्ड्स भी आइवरी कलेक्ट करने आया हुआ था, तो इस वजह से उसने अटैक करवाया कि जो आइवरी है वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसी को मिले, दूसरे ना ले जाए। Kurt disappear at night and Marlowe goes to search for him. He finds him crawling toward the native camp. Marlowe stops him and convinces him to come back to the ship. However, Kurt's health is failing fast. कर्ट एक रात गुम हो गया, ठीक है, डिसअपियर हो गया। मार्लो सर्च करने गया उसको मिलता है कि वो क्राउल कर रहा है उन नेटिव्स के कैंप्स में। नेटिव्स के कैंप्स में क्यों क्राउल करके जा रहा है, क्योंकि उनके पास आइवरी थी, उनके कैंप्स में आइवरी रखी हुई थी। मार्लो उनको रोकता है, वो कहता है ऐसे मत करो, ठीक है, और उसको कहता है कि तुम शिप में वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारी हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है। मार्लो लिसन टू कर्ट्स व्हेन ही वाज piloting the ship. Kurtz gives Marlowe a packet of private documents with a pamphlet on civilizing the savage that end with the written message that say get rid of inhuman. Kurtz died and he uttered the horror। अब क्या होता है, मार्लो जो है वो कर्ट्स को सुनता है, ठीक है, जो भी उसने शिप के बारे में प्लान बनाया होता है ना वो तमाम बातें उसकी सुनता है, और उसको फिर कर्ट्स जो है ना मार्लो को एक पैकेट देता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट का जिसमें उसने आइवरी का सारा हिसाब लिखा होता है, ठीक है, एक पम्फलेट के साथ ऑन सिविल, जिस एक ऐसा पम्फलेट उसके पास होता है जिसमें उसने सिविलाइजेशन का दावा लिखा होता है कि वो उस जो नेटिव्स की जगह है उस विलेज को सिविलाइज करेगा, ठीक है, जो भी इनह्यूमन लोग थे उनकी जो इनह्यूमैनिटी है उसको दूर करेगा, लेकिन वैसा करने में नाकाम हो जाता है। इसी वजह से लोग तो उसको फॉलो कर रहे थे, गॉड मान रहे थे, क्योंकि वो सुपीरियर अपने आप को शो करवा रहा था, लेकिन एक्चुअली में क्या था, वो उनको खा रहा था। और एंड पे क्या होता है, मार्लो जो है कर्ट्स जो है वो मर जाता है, उसके आखिरी अल्फाज होते हैं द हॉरर, द हॉरर। अब जब उसकी वाइफ आती है ना, उसको पता चलता है कि उसकी कर्ट्स की डेथ हो गई है, तो उससे पूछती है कि इसने आखिरी बार में क्या कहा, तो मार्लो जानबूझ के झूठ बोलता है, इसने आखिरी बार में तुम्हारे बारे में पूछा था, तुम्हारे लिए बात की थी। मार्लो फॉल्स, अब मार्लो जो है वो भी बीमार हो जाता है। इवेंचुअली ही रिटर्न टू यूरोप एंड गोज टू द मीट कर्ट्स गर्लफ्रेंड। शी रिमेन द मॉर्निंग सिंस कर्ट्स डेथ। She asked Marlowe about the last word at the time of the death. Marlowe did not want to bring himself to shatter her illusion with the reality, so he says it was her name. उसको कहता है कि तुम्हारा नाम था जो वो पुकार रहा था at the end of the time, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो हमारा नावल है उसका एंड हो जाता है। अब मार्लो क्या आता है, वो वापस आ जाता है यूरोप में, ठीक है।
यूरोप में वापस आने के बाद वो सारी आइवरी उनको देता है, सिचुएशंस उनको बताता है और बताता है वो तमाम प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो अब तक कर्ट्स जो है वो जमा करता रहा है। अब कर्ट्स जो है वो भी यूरोप के लिए काम करता था, ठीक है। उसने सारी ज़िंदगी लूटिंग की है वहाँ पे रहते हुए, अपने आप को गॉड बना के उनको जो है वो लूटा है। तो ये सिचुएशंस जो है ये कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म को किस तरह शो करवा रही है। कॉलोनाइजेशन वो फ्री थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। जो विलेज के लोग, उस विलेज के नेटिव्स थे ना, उन पे तशद्दुद नहीं कोई कर रहा था। सिर्फ एक कर्ड था जो उनके माइंड को कंट्रोल करके वो सारी आइवरी अपने अंडर कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। उनको कह के मैं आपका गॉड, मैं तुम लोगों का गॉड हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं वाइट हूँ, और मेरी ब्यूटी जो है वो इस चीज़ की सिंबल है कि मैं एक सुपर पावर रखने वाला कुछ वही क्रिएचर हूँ और मैं गॉड हूँ। और लोग उसको गॉड भी मानते थे वो नेटिव्स, ठीक है। और यहाँ पे उनकी मासूमियत दिखाई गई है, ठीक है। उनकी जाहिलियत नहीं दिखाई गई, उनकी मासूमियत दिखाई गई है। कहाँ पे मासूमियत दिखाई गई कि जब वो मर रहा था, जो वो एंड पे था, तो भी क्या था, लोग उसके इर्द गिर्द उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जमा हो गए थे। उसके कहने पे उन्होंने उस शिप पे हमला किया। वो तमाम बातें कॉलोनाइजेशन इंपीरियलिज्म को ख़ास तौर पे शो करवा रही हैं। एंड पे भी उसने उसके बारे में बताया। तो क्या इसमें बात हो रही थी कि उसने उसको कहा कि उसने तुम्हारा नाम लिया, कर्ट्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया, ठीक है। यहाँ पे उसने इल्यूजन दिखाई है। यहाँ पे भी वाइट मैन ने झूठ बोला ब्लैक मैन से, किस लिए, ताकि वो उसकी वही जो फैंटेसी है, वो इमेजिनेशन है, उसी में रहे, उससे बाहर ना रियलिटी को फेस ना करे। रियलिटी को फेस करती वो गर्लफ्रेंड तो ही वो करती कि ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो सिर्फ आइवरी के लिए आया था। नहीं, उसने उसको उसी सोचों में गुम रहने दिया ताकि वो उन्हीं सोचों में रहे, वो उसी फैंटेसी में रहे, उसी सोच उसकी वहाँ तक ही महदूद रहे और बाहर ना आए, ताकि वो उससे बाहर निकल के सोच ना सके। जो उसकी लिमिटेशंस है उसी के अंडर रहे। आउट ऑफ लिमिट आई तो क्या होना था, उसने फिर उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना था जो उसने उसके लिए पूरी ज़िंदगी की, और एंड पे उसके अल्फाज ये आते हॉरर हॉरर। अगर वो उसको सच बता देता तो उसको बुरा लगता और उसको उसके बारे में सोचती, वो उन लोगों की मदद ना करती, उन तमाम लोगों जो उसके फ्रेंड थे जो उसको जाने दे रहे थे उनको ना जाने देती, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स उनसे छीन लिए जाते, वो आइवरी जो थी वो वहाँ पहुँचाई जाती, ठीक है, वो जाने ना दी जाती। तो इस वजह से उसने ये तमाम ये इल्यूजन दिखाई गई है। और यहाँ पे मॉडर्निज्म शो हो रहा है, ठीक है। वाइट मैन, मैन इज़ द यूनिवर्स है। ब्लैक मैन वो क्या है, इन्फीरियर है, अनसिविलाइज्ड है, फेमिनिन क्वालिटीज़ रखता है, रोमांटिक क्वालिटीज़ रखता है, ठीक है। और वाइट मैन इज़ द मैन ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे कॉलोनियलिज्म का आपको जो है क्लियर हो गया थीम, इंपीरियलिज्म का थीम यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे रेसिज्म का थीम क्लियर हो गया, यहाँ पे फेमिनिज्म का थीम क्लियर हो गया है कर्ट्स की गर्लफ्रेंड के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे एक और इवेंट आता है जब वो स्टेशन पे, जो फर्स्ट स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ और दो औरतें होती हैं, एक फैट होती है, एक थी स्लिम होती है। स्लिम कॉलोनाइज्ड जो ब्लैक नेटिव्स होते हैं उनको दिखाया गया, और फैट जो कि उनको खा रहे थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, ठीक है। और वो एक ब्लैक वूल को नोट कर रही थी, ठीक है। और उसको लगता था कि ये जो है वो अंधेरे को बुन रहे हैं, मार्लो को लग रहा था। और ये सिंबलाइजेशन है कॉलोनाइजेशन और कॉलोनाइजर्स, कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर्स की, ठीक, कि वो किस तरह उस वूल को नाइट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या है, जो फैट वाली लेडी थी वो उस स्लिम वाली लेडी की तमाम जो वूल थी उसको नोट करके अपने पास ले जाती। तो यहाँ पे भी थीम जो है कॉलोनाइजेशन का शो होता है।
तो आई होप आपको तमाम जो समरी है, जो इसकी क्रिटिकल एनालिसिस है, वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।